नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को पोलिंग है, 4 अक्टूबर को काउंटिंग है और 4 अक्टूबर को 12 बजे के बाद कहीं दिवाली कहीं दिवाला। कुछ लोग विजय जुलूस निकाल रहे होंगे और कुछ लोगों का जनता यानी वोटर जुलूस निकाल चुकी होगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक के बाद एक कई पहले एमएलएज आते रहे और अब कई प्रोमिनेंट लीडर्स आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति को समझने और समझाने का ये दौर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमने उनको खास तौर पे बुलाया है जिनकी राजनीति में और खास करके हरियाणा की राजनीति में अपना एक अलग वजूद है। यूं तो अगर थोड़ा सा लाइटर नोट पे कहें तो उनकी आवाज़, उनका अंदाज सब खास है। एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में थे। अगर हरियाणा की राजनीति को ढंग से आप समझें तो कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। चंडीगढ़ में भी जलवा था, दिल्ली में भी जलवा था या है। फिर मन भर गया और फिर उस पार्टी में चले गए जिनकी आज की उनकी सल्तनत है और वहां जाकर करके दिल्ली में मंत्री बने, जो उनको कांग्रेस में प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। लेकिन वहां भी मन नहीं लगा और 2024 में लोकसभा चुनाव के बहुत पहले वापस अपने घर यानी कांग्रेस आ गए। 10 साल तक दूर रहे कांग्रेस से, जब वापस लौटे हैं तो क्या वो घर वैसा ही है जैसा छोड़ के गए थे या उसमें तब्दीलियां हैं, बदलाव हैं? बहुत सारे सवाल हैं। अब इतना कहने के बाद नाम कहने की ज़रूरत तो है नहीं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आमंत्रित मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, ऑल इंडिया कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रहने वाले, चंडीगढ़ में मंत्री रहे और अब फिर वापस कांग्रेस में हैं। बेटा एमपी थे, इस बार टिकट नहीं मिला, अब एमएलए यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। अब आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा बोलना पड़ता है और वो भी कम पड़ जाता है। बहरहाल, हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा है कि शुरू के 2 मिनट, आपको पता है जहाँ पत्रकार बैठ जाए झुंड में तो टोका टोकी बहुत करते हैं, तो 2 मिनट आपके हैं। जो आपको कहना हो हरियाणा के लोगों को, जो दिल में हो वो आप कह सकते हैं। 1.5 मिनट के बाद मैं आपको इशारा करूंगा घंटी बजाकर। जी। हरियाणा के लोगों को तो बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ, लेकिन मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथी हैं बैठे हैं उनसे भी मेरा ये है कि जो भी आपको सवाल ठीक लगे, अच्छा लगे या कुछ अंदर से निकालने वाला लगे, आप पूछ सकते हैं। मैं कभी इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करता कि मेरे को कोई बोलना है या नहीं बोलना। मेरे लिए जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ और जो सोचता नहीं वो बोलता नहीं मैं। दरअसल हो सकता है देश की राजनीति में, जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति कहते हैं, मैं हो सकता है बहुत थोड़े लोग हों इस देश में जो जिनकी 50 साल से ज़्यादा चुनावी राजनीति रही हो। मैंने 1972 में पहला चुनाव लड़ा था और अब 2024 है, तो 52 साल का मेरा राजनीति का सफ़र है और राजनीति में अनेक प्रकार के किस्से और अनेक प्रकार की घटनाएं हुई हैं और उसी आधार पे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जहाँ तक राजनीतिक सोच की बात है, जब मैंने शुरू किया था तो विचारधारा का महत्व ज़्यादा था और वो घटता घटता सभी राजनीतिक दलों में मैंने वो भी समय देखा है जब लेफ्ट पार्टीज़ कोई महंगाई की बात करती थी या और लोगों की समस्या की बात करती थी, तो
जिसको हम आजकल जनपद से आगे, कौन सा पथ है वो, हाँ कर्तव्य पथ। हाँ, कर्तव्य पथ पे 3-3, 4-4 लाख लोग इकट्ठा होते थे और एक तरीके से सरकार को बताने के लिए, जगाने के लिए और समस्याओं से अवगत कराने के लिए बात करते थे। अब वो समय नहीं है, समय बीत गया और समय ये है कि मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है उस 3-4 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं अपनी बात सुना सकूं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं सवालों के लिए, और पहला सवाल हमारे संपादक, समाचार संपादक वरुण है, वो आपसे करना चाहेंगे। चौधरी साहब नमस्कार। आपने बताया कि 50 साल से ऊपर का, क्योंकि आपका राजनीतिक करियर है और फिर किस्से कहानियां भी हैं, आपको हरियाणा की सियासत में कई उपमाएं दी गई, आपको ट्रेजिडी किंग कहा गया हरियाणा की सियासत का। 1991 में आप मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। एक किस्सा मशहूर है कि मनमोहन सिंह सरकार में इन्विटेशन आ गया, सूट भी सिलवा लिया गया, लेकिन सुबह नाम कैंसिल हो गया। आप भाजपा में गए, केंद्रीय मंत्री बने, आपके पुत्र सांसद बने, आपकी धर्मपत्नी विधायक बनी। फिर वहाँ से कांग्रेस में आना, और कांग्रेस में आने के बाद सिटिंग एमपी को टिकट ना मिलना, आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह को हासिल क्या हुआ कांग्रेस में वापस आकर? देखिए, मैंने अभी विचारों की अभिव्यक्ति की बात करी आपसे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपको ये स्वतंत्रता होने का हक है कि आप अपनी बात कहें, तो वो हक यहाँ नहीं है। और विचारधारा से भी, क्योंकि मैंने जब कांग्रेस से विदा लिया और मैं भाजपा में आया तो मुझे ये लगता था कि ठीक है, दोनों की फिलॉसफी, दोनों की विचारधारा में फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होएगा कि जिससे मैं अपने आप को एडजस्ट ना कर। तो मैंने, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया। और फिर वही बात आपकी कि मैं जल्दी छोड़ता तो लोग बोलते कि देखो अभी वहाँ थे, अब यहाँ आए, अब यहाँ से भी भाग रहे हैं। तो मुझे समय लगा कि मैं लोगों की नज़र में भी ये ना हो कि वीरेंद्र सिंह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर विचारों की अभिव्यक्ति की किसी पार्टी में, वी आर नॉट डम ड्रिवन कैटल इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो मैं तो इसलिए मेरी प्राथमिकता थी। और जिस दिन मैंने कांग्रेस में आया हूँ, मैंने यही कहा कि लोग तो कह रहे थे कमिंग होम, कि अपने घर में वापस आए। मैंने कहा नहीं, मैं विचारधारा को जो समझता था कि खास दूरियां नहीं होंगी आपस में, उसको देख के मुझे लगा कि बहुत दूरियां हैं और इसलिए मुझे विचारधारा के रूप में मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता। ये आप फील कर पाए कि ट्रेजिडी जो किंग का टैग है वो हटा या नहीं हटा? आप क्या फील करते हैं? ट्रेजिडी किंग का तो देखो, 2 ट्रेजिडी किंग और तीसरा वीरेंद्र सिंह को आप काउंट कर सकते हो। एक तो दिलीप कुमार जानते हैं। दिलीप कुमार और एक विनेश फोगाट। हाँ। ये किंग नहीं तो ट्रेजिडी क्वीन जरूर है। और तीसरा तो फिर मैं हूँगा। तो आपको तो लगेगा कि भाई राजनीति में मैं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में वो हैं और खेलों में ये हैं। तो ये कोई बुरा टाइटल नहीं है। ठीक है, ये 2024 का लोकसभा चुनाव, आप बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए, विजेंद्र सिटिंग एमपी के तौर पे छोड़ के आए। 2-4 लोग ही सिटिंग एमपी छोड़ करके कांग्रेस आए थे, या 1-2 ही लोग, उसमें एक विजेंद्र भी थे। टिकट नहीं मिला, ये सब लोग जानते हैं। टिकट कट गया और जिनको मिला वो जीत भी गए। क्या अगर टिकट वितरण पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस ने दिया, पहला सवाल तो ये है कि क्या वो ठीक था, और दूसरा कि अगर हिसार से विजेंद्र को अगर टिकट मिल गया होता तो क्या जीत मिल जाती? देखिए, जीत हार की बात नहीं है, टिकट मिलना ना मिलने की भी बात नहीं है। ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से सांसद थे और अनेकों बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भारतीय जनता पार्टी का एमपी ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ।
और कहीं ना कहीं जो डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें राहुल गांधी जी और ब्रजेंद्र दोनों सदस्य थे 3-4 साल लगातार, और वहाँ उनमें कोई ये बात हुई और ये फैसला हुआ कि ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो राहुल जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, आप आइए। और इसीलिए वो वहाँ गए। अब आप कहेंगे कि टिकट क्यों नहीं मिली। अब फिर आप ये भी जो इन्होंने सवाल किया, या आपकी जो शुरुआती बात है कि ये वही कांग्रेस है जो आपने 10 साल पहले छोड़ी थी, या इसमें कुछ फ़र्क है। तो 10 साल में और आज के कांग्रेस में फ़र्क तो नज़र आएगा आपको। लीडरशिप की भी बात है, वर्किंग स्टाइल की बात है। मैं भी 2 बार कांग्रेस का महामंत्री रहा हूँ, और कई राज्यों में मैंने टिकट वितरण भी किया है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो फ़र्क तो होता है, लेकिन मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि ब्रजेंद्र सिंह ने जो निर्णय लिया है वो भी उसी आधार पे, जिस आधार की मैंने चर्चा की, विचारधारा के आधार पे। तो उसमें टिकट मिले ना मिले, मिल जाती तो वो जीतते। अब कोई ये कहे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तब है व्हेन ही कंटिन्यूज इन द बीजेपी एंड फाइट्स इलेक्शन, देन एंटी इनकम्बेंसी इज देयर। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। वो कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आता था। लेकिन बहुत सी चीज़ें और भी हैं कि आपने पार्टी तो ज्वाइन की, लेकिन आपने खुल के टिकट मांगने की बात करनी चाहिए थी। अब ये भी एक फैक्टर है कि ये वही कांग्रेस है या दूसरी कांग्रेस है। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कांग्रेस पार्टी में मेरिट की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी में इन चीज़ों का ख्याल हमेशा रखा गया है। और किसको टिकट मिली और कौन जीता, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक प्रत्याशी विशेष के लिए लोगों ने वोट दिया हो। लोग वोट दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना एग्रेशन था तो फिर 10 में 5 पे ही क्यों रुके? 8 जाना चाहिए था, 9 जाना चाहिए था, या 10 चले जाना चाहिए था? अब ये भी गणित में समझाता हूँ आपको कि एक तो संगठन है, एक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मेरा 3,27,000 वर्कर्स हैं जिनको पन्ना प्रमुख बोलते हैं। उनके संगठन को अगर आप ये मान लें तो इतना बड़ा संगठन, और सीटें 5 हार गए। उनका वर्कर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसको वो इज्जत, वो सम्मान, और एक कैरेक्टर होता है एक वर्कर का कि मैं एक राजनीतिक दल में हूँ तो 5 साल के बाद कम से कम ये तो मेरी लोगों में पहचान हो कि इसकी बात सुन के एडमिनिस्ट्रेशन में काम होते हैं, ये लोगों की मदद करता है। तो सरकारी जो तंत्र है वो भी ये समझता है कि ये इम्पोर्टेंट आदमी है पार्टी का, और इसकी बात को मैं सुनूं और उस बात पे अमल करूं। वो नहीं था, तो वो वर्कर होते हुए भी 5 सीट हारे। दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन नहीं था, लेकिन कांग्रेस चुनाव में लोगों की प्राथमिकता थी। और फिर वही बात कि अगर संगठन भी होता, मेरी अपनी यह आंकलन है कि कम से कम 5% वोटों का इजाफा होता जितनी पोल हुई है कांग्रेस को उसमें, और उस रेशो से अगर आप देखें तो कांग्रेस की 7 या 8 सीट तक भी जीती तो 9, अगर 5% होता तो 9 तक चली जाती, 9 तक भी जा सकती थी। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपको संगठन का इतना महत्व आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, मैं उनसे बार बार कह रहा था कि कई प्रभारी आए गए, कई अध्यक्ष आए गए, आपका संगठन नहीं बन पाया। बोले जी संगठन क्या, हमारा तो है, संगठन की ज़रूरत ही क्या। अभी देखिए बिना संगठन का हम इतना काम कर रहे हैं, प्रभारी हैं, ये हैं, वो हैं। मतलब अगर ये है कि संगठन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना
नहीं, वो तो देखो अब अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष ये थोड़ा मानेंगे कि संगठन नहीं है इसलिए हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं। लेकिन मैं भी 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस का, और 1 बार युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ अपने 42 साल का राजनीतिक जीवन में। मैं आज भी ये दावा करता हूँ कि हज़ारों ऐसे साथी हैं मेरे जो कभी आज से 40 साल पहले युवा कांग्रेस में मेरे साथ जुड़े थे। तो संगठन की अपनी एक अहमियत है। और संगठन दूसरा, एक और आपने इशारा किया कि साहब इतने कैंडिडेट हो गए जो टिकट मांग रहे हैं और इसका तो कुप्रभाव भी हो सकता है क्योंकि टिकट तो एक को मिलना है। यहाँ भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि संगठन से जुड़ा हुआ जो आदमी होगा वो टिकट सीकर हो सकता है, लेकिन उसका विरोध करना, रेबल बनना, उसकी संख्या उतनी नहीं होगी जितनी आज़ाद की है कि भाई मैं तो टिकट मांग रहा हूँ, दे देंगे अच्छा, नहीं देंगे तो देखेंगे, विरोध करें या खड़े कांग्रेस के साथ खड़े रहे। ये फ़र्क है, ये संगठन का महत्व है कि सिर्फ संगठन कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए नहीं, संगठन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। और पॉलिटिकल उसकी जो कंसेप्ट है, जो पॉलिटिकल जो थॉट कांग्रेस का है, उसको भी वो सजो के रखता है, तभी तो वो संगठन में है। तो ये समझाते नहीं आप अपने मित्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? उदय भान तो खैर आपके जूनियर ही रहे हैं, तो उन लोगों को समझाते नहीं आप? वो कौन सा मेरा सीनियर रहा? यू आर मिस्टेकन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर नहीं, मैं तो कहा कि मित्र, मैंने मित्र कहा, कम से कम इतना। नहीं, मित्र तो अब भी हैं, हम पहले भी मित्र थे और जब हम बीजेपी में थे और वो कांग्रेस में रहे तब भी हम मित्र थे। ये नहीं है बात ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में आप कोई महत्वपूर्ण काम करते हो या आपको कोई महत्वपूर्ण काम दिया जाता है, उससे आदमी का स्टेचर बनता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल के राजनीतिक उसमें मैं 5 साल तो मैं वित्त मंत्री था और मैंने बहुत से ऐसे फैसले लिए थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट जो था वो था हुड्डा सरकार को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये होता है इसमें। वो ठीक है, मतलब ये सारी संगठन की बातें अब आप मनोहर दोबारा लाल आए जी- तो उनको समझाते नहीं है इन लोगों को, यहाँ से चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक? ये सब समझदार हैं, आपको या कुछ जरूरत से ज्यादा समझदार है? नहीं, जरूर से ज्यादा नहीं, सही समझदार हैं वो। चलिए ठीक है, अगला सवाल जितेंद्र करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनका कहना यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीत पाई हरियाणा के अंदर में, वो उनकी बदौलत जीत पाई है। अगर उनका गठबंधन नहीं हुआ था तो उतनी भी सीटें नहीं जीत पाती। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन जो है वो फायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदायक साबित हुआ आपके लिए? देखिए, वो इंडिया अलायंस की एक पॉलिटिकल आउटफिट थी जो उसका हिस्सा थे इंडिया अलायंस का, और उनको अच्छा लगता है, शोभा देता है कि हम थे तो देखो इतना जीत गया। अब हम ये कहें कि नहीं साहब आपके कारण से नहीं, आपके तो खुद के कैंडिडेट भी हार गए, तो फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने शायद मदद नहीं की हुई। लेकिन इंडिया अलायंस में आप पार्टी का योगदान, कांग्रेस का योगदान, उसमें कोई शंका नहीं थी आपस में। लेकिन उनको यानी उस पार्टी का भी स्ट्रक्चर ही नहीं है हरियाणा में, मैं सही कहूँ, और ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पार्टी ऐसी है कि जब 92 सीट्स आई पंजाब में तो हमारे को हर आदमी एक है, मेरे जो साथी थे, वर्कर थे, साहब इस पार्टी में चलो, ये तो गजब है। 2 महीने बाद सिमरनजीत सिंह मान ने लोकसभा की सीट जीत ली, जिसके खुद चीफ मिनिस्टर जो थे वो खुद वहाँ से एमपी थे। तो फिर वही लोग कहने के नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं ठीक हो, यहीं। तो इसलिए अभी आप पार्टी का हरियाणा में जमना हुआ नहीं है, इसलिए उसका योगदान
अच्छा भी रहा हो, अंशदान तो होगा थोड़ा बहुत। तो मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल कोई नहीं था, होता है, लेकिन इतना नहीं है कि वो किसी को जिता दे या किसी को हरा दे। आगे देखते हैं क्या होता है। अंजलि अगला सवाल करना चाहती हैं। सर, एक लंबा राजनीतिक सफ़र आपका रहा है और अनुभव आपका रहा है, और बहुत भारतीय राजनीति की अगर बात करें, बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं जो जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी के लिए क्या गलत है क्या सही है वो पार्टी में रहकर बोल पाते हैं। लेकिन आपके बारे में अगर जिक्र किया जाए, आपको मैंने, जब आप पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में, और अब आप दोबारा कांग्रेस में हैं, वरिष्ठ एक नेता के तौर पर आपको देखा जाता है। अगर कांग्रेस के 2019 के प्रदर्शन की बात करें, विधानसभा चुनाव में उतना खास नहीं कर पाई, आपके हिसाब से क्या गलतियां कांग्रेस की रही हैं जिससे सबक लेकर अब वो आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रही है ताकि उससे अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में कर सके? देखिए, बात यह है कि उस समय क्या था जो कर नहीं पाए और इस समय क्या है जो कर पाए या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी भारी गलत फहमी है, और वो उसका शिकार इसलिए है कि उस पार्टी ने सत्ता में रहने का समय उनका थोड़ा था, उनके बेटे बेटियां जवान नहीं हुई जो टिकटों के लिए क्लेम करें, इसीलिए वो कांग्रेस पे ये आक्षेप लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो परिवारवादी हैं। मैं यहाँ 97 की बात, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके देहांत पे मैं गया हुआ था, और उसी वक्त सुषमा स्वराज जी भी आ गई। हम दोनों बैठे थे। उसने कहा, भाई वीरेंद्र, ये सोनिया जी कहीं एंट्री करेंगी राजनीति में, कांग्रेस को संभालेंगी? मैंने कहा, लगता है बहन जी। सिर पकड़ के बैठ गई मेरे सामने, कहने लगे फिर तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। ये सिर्फ इसलिए नहीं, ये फैमिली की बात मैं बता रहा हूँ। और मैंने फिर राहुल जी को भी मैंने कहा, ये फैमिली है, जो आप त्रिवेंद्रम से यात्रा शुरू करते हो तो लाखों आदमी, बॉम्बे में उसको ख़त्म करते हो तो उस रैली में लाखों आदमी, आप गुवाहाटी जाते हो तब भी इतनी बड़ी संख्या। तो परिवार का एक बड़ा भारी महत्व रहा है। अगला सवाल आदर्श। नहीं, आपका था हाँ, बीच में। ये मैं उसके बाद एक कंटिन्यूटी में आता है तो मैं पूछता हूँ। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा है गठबंधन भी जो है वो भी दावा पेश कर रही हैं कि हम भी सरकार बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट हो सकता है आगामी चुनाव में? ऐसा कुछ देखने को मिल मतलब सकता ये है? बाइपोलर की तरफ जा रहा है हरियाणा, या मल्टी कॉर्नर फाइट होगा, या जो लोकसभा में हुआ कि दो पार्टियों के बीच में ही संघर्ष रहा अधिकांश सीटों पे, या सब पे? मल्टी कॉर्नर को तो आप भूल जाओ, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपनी खुद की वजह से अब लोगों को नज़र आनी बंद हो गई। चाहे जेजेपी और इनेलो की बात है, जब वो इकट्ठे थे तो उनकी एक पहचान थी, और उस पहचान को अलग होने पे ख़त्म कर दिया। जेजेपी जो उभर के आई थी, 10 एमएलए भी जीते थे, 18% के करीब वोट भी उनको मिला था। उन्होंने पॉलिटिकली बहुत बड़ा अपराध किया है लोगों के साथ, और वो अपराध ये है कि उन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर उठा के फेंक देंगे जमुना पार। और इसी बात को देख के, क्योंकि हरियाणा की जनता 2019 में भी हराना चाहती थी बीजेपी को, इसीलिए 58% वोट लेने वाले लोकसभा में वो आके 12% नीचे चले गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों के मन में ये था कि हराएंगे, लेकिन कांग्रेस ने उसको भली भांति समझा नहीं। वो जैसे लोग बोलते हैं कि टिकट बंटवारा ठीक नहीं हुआ और इसलिए 31 सीट पे पहुंच गए। अगर टिकट बंटवारा भी ठीक होता उस वक्त में तो हो सकता था कांग्रेस 40 क्रॉस कर लेती। अगर मैं ये कहूँ कि 70% से ज़्यादा लोग, मतदाता मेरा मतलब है, वोट नहीं देना चाहते बीजेपी को, तो मल्टी कॉर्नर होता तो उन पार्टी की एग्जिस्टेंस नज़र आती, जो जिसको लोग सोचते कि ये भी मजबूत हैं, इनके तरफ भी देखो। आज मजबूत सिर्फ कांग्रेस है और लोगों का ध्यान कांग्रेस के तरफ है और उसी को वोट देंगे,
इसलिए चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होएगा। ठीक है, एक सवाल जो मैं अब करना चाह रहा था, अब वो सही मौका है। 2019 में अगर आप उसको देखें, कांग्रेस की एक रीत रही है, इतने सारे, वो डेमोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा है, बहुत सारे वहाँ पे चौधर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप जी, शैलजा जी, अब तो किरण जी चली गई, आप हैं, कैप्टन अजय यादव हैं। कांग्रेस के अंदर एक ये है कि सब लोग अपने अपने इलाके में चाहते हैं कि इतनी सीटें पे फैसला हम करें, इतनी पे हम करें, इतनी पे हम करें। कांग्रेस के अंदर एक धड़ा है, वो ये कहता है कि 2019 में भी अगर मेरिट पे टिकट मिलता, अगर खेमेबंदी नहीं होती तो शायद 46 पार होते। हालांकि लोकसभा के बाद सबका मोराल बहुत डाउन था हरियाणा में, ये भी एक वजह थी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम 10, 12, 15 क्रॉस करेंगे और आगे 31, और इसलिए ये जो टिकटों का बंदर बांट होता है कांग्रेस में, ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं है? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सही है। 2019 में जो लोकसभा का असर था, 58% सीट वोट ले भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से लोगों की सोच बनी थी देश के प्रति, देश प्रेम के प्रति, और ये कि पहली बार मैंने ये भी देखा कि जातीय आधार पे लोग वोट नहीं कर रहे थे, वो देश और देश प्रेम जाग रहा था उनमें, वो एक वजह थी। लेकिन 4 महीने बाद जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उसमें दूसरी सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल के शासनकाल में लोगों को जो अपेक्षित था वो नहीं मिला, और इसलिए नाराजगी बढ़ी, और उसके परिणाम ये आए। नहीं, टिकटों का सही वित्र मतलब बंदर बाट कि इनको इतना चाहिए, इनको इतना चाहिए, इनको इतना दे दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब टिकटों की बात आई तो हो सकता है कि कांग्रेस को भी ये एहसास हो, या जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के नाम लिए, उनको भी ये एहसास हो कि चुनाव दिखता तो नहीं है कि हम मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए टिकटों के वितरण में कहीं ना कहीं ये चीज़, क्योंकि आपकी मानसिकता क्या है उस समय की मानसिकता ये कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिस किस्म का मैंडेट मिला है, हम उसके नज़दीक नहीं पहुँचे, तो इसलिए टिकटों का वितरण भी फिर उसी प्रकार से होगा। और मांगने वाले भी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा, नाम मत पूछना। 1977 में चौधरी रणबीर सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर, वो कांग्रेस अध्यक्ष थे हरियाणा के, और 77 में आपको पता है इमरजेंसी के बाद का जो युग था कांग्रेस के लिए बहुत मैं ये कहूँ कि सबसे बुरा दौर था, डिफिकल्ट था वो। और वो मेरे को कहने लगे, वीरेंद्र तेरे को तुम अपनी टिकट लेके चले जाओ। तो मैंने को तो, क्योंकि मैं 72 में चुनाव हार गया था, 77 में मैंने सोचा भाई ठीक है ले लो। मैंने पड़ोस की सीट के लिए पूछा, मैंने कहा इसमें किसको दे रहे हो? कहने लगे इसमें वो नेताजी इनकार कर गए और दूसरे आदमी को दे रहे हैं, वो उनका रिलेटिव है। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, 2 टिकटें दे दो मुझे, रिलेटिव वाली भी दे दो और नेताजी की भी दे दो। और मैं अपने लेके आ गया। मैंने उनको कहा कि कोई लड़ाई है वो आगे भी जीती जा सकती है, हमारे को चुनाव लड़ना है। और वो मान गए इस बात के लिए और हम दोनों जीते। हाँ, समझ गया मैं। यानी दूसरा कांग्रेस 3 सीटें जीती, हम 2 जीते। हाँ, तो इसलिए कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि देने वाला कहता है ले लो और लेने वाला कहता है देखेंगे, और कई बार ये है कि दो, हम जीतेंगे। एक सवाल मैं करना चाहता हूं, फिर अपने साथियों के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। कांग्रेस में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो मैं भी टिकटों की बात कर रहा था, आपसी खींचतान, चूंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की थ्योरी बहुत पुरानी है, नेता बनने सब लोग आए हैं, सब चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक आपका ऑडियो पहले लोकसभा चुनाव के पहले वायरल हो गया, जिसमें अब वो सही है गलत है उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मैं उसको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और भरोसा
बिटवीन सीनियर लीडर्स इन कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की अभी हम बात करें, वो बड़ा डाइसी है। कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहता है या नहीं करता है, बहुत सारे कारणों से। अब हम 2024 में खड़े हैं, सबकी यात्राएं अलग अलग निकल रही हैं, कोई किसी को प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई किसी को प्रोजेक्ट कर रहा है। और जब आप किसी से भी बात कीजिए, कहते हैं हमारे तो नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी इस कांग्रेस या कांग्रेस इस कांग्रेस। ये एक विचित्र स्थिति नहीं है? और इसी कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के गए, रॉ इंद्रजीत सिंह छोड़ करके गए, मतलब नाम गिनवाऊं तो पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट है। अब नाम, आपने कांग्रेस की बात कही ना, तो जी। कांग्रेस में ये कि एक दूसरे पे विश्वास नहीं, ये नहीं है। यानी ये जो अगर कोई अलग से काम करता है, आज पार्टी के लिए छोटे लेवल पे छोटा कोई कार्यकर्ता काम करता है, बड़े से बड़ा नेता अपने उसका स्तर बड़ा है उसका, तो उसको मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 77 साल के आज़ादी के इतिहास में 60 साल के लगभग सत्ता में रही है। और सत्ता में रहने वाले, कोई मिनिस्टर बना, कोई एमपी बना, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कोई चीफ मिनिस्टर बना, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर मैं 3 बार एमपी बना हूँ, 6 बार एमएलए बना हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी आई शुड स्टे बैक इन कांग्रेस। मैं कांग्रेस में रहूँ और मेरे साथी भी मेरे साथ मजबूत रहें, एक कोशिश होती है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलग धड़ा, या उसको प्रेस के लोग तो धड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं उसको धड़ा नहीं बोलता। ये एक सोच का हिस्सा है, और धड़ा तो तब होता कि फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट हो, वो नहीं है। कांग्रेस में ये बात हमेशा रही है। और यानी कुछ ऐसे किस्से हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में जब भी कहीं कोई इस तरह के विघटन की बात हुई भी, तो जहां इंदिरा गांधी जी के समय में 2 बार ऐसी परिस्थिति आई, दोनों बार जहां इंदिरा जी खड़ी थी वहीं कांग्रेस थी। आज भी मैं यही बात कहता हूं, और ये सत्यता भी है कि नेहरू गांधी परिवार से लोग 2 चीज़ों का ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कांग्रेस है तो देश है, और कांग्रेस इकट्ठा नहीं तो कांग्रेस कमज़ोर और देश कमज़ोर। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आज कांग्रेस में हूँ, मैं 10 साल भारतीय जनता पार्टी में भी रहा हूँ। उनकी सोच देश के प्रति एक नई, तो इसको अगर हरियाणा के संदर्भ में कहें, जैसे आपने कहा कि गांधी फैमिली या इंदिरा गांधी या जो भी, तो हरियाणा के संदर्भ में कहें कि हरियाणा कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो हरियाणा कांग्रेस है? नहीं, ये आप ऐसे क्यों नहीं बोलते कि देवीलाल जी हैं तो जेजेपी है? कहाँ हैं? यानी मान्यताओं का जहाँ हनन होता है, लोगों की भावनाओं को जहाँ ठेस पहुँचती है, वहाँ ये नाम नहीं चलता। कांग्रेस ने तो कुर्बानी दी है, और कुर्बानी दे के कोई ये कहे कि नहीं नहीं, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने दी। और इसीलिए जो परिवार कोई ऐसी नहीं चीज़ कि आप गलत भी काम करो और फिर भी परिवार आपका लोगों में गणमान्य तौर पे माना जाए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अपनी सोच के हिसाब से और गांधी नेहरू परिवार का हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक है सर? हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पिताजी, और शैलजा जी को आप अगर देखें, उनका भी योगदान है। उनके पिताजी की बात नहीं कर रहा मैं, उनके नाना की बात कर रहा हूँ। आज से 100 साल पहले जब हमारे हरियाणा के अंदर शिक्षा का अभाव था, और वो तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे, बहुत बड़े आर्य समाजी थे, और आर्य समाज ने जागृत किया हरियाणा को कि शिक्षा अगर तरक्की करनी है। आज हरियाणा जो है 100-125 साल का इतिहास है, जिसमें आर्य समाज और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की फौज, जिसमें हजारों सैनिक
विदेशों तक, स्पेन तक, इटली तक जाके आए, उन्होंने देखा कि ये है दुनिया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसका भी अपना इतिहास है। नहीं ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि सबका अपना इतिहास है, हर आदमी का, आपका भी है, सभी लोगों का है। मैं तो सर 2024 की बात कर रहा हूँ कि सब ठीक है। मैं आपको 2024 की ही बता रहा हूँ। सब ठीक है। मैं बता दिया ना कि इतिहास में जिनको अच्छा माना गया है वो अच्छे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा। और मैं इसलिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पे कोई ना कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेके मैदान में उतरता है। अगर उसका आचरण और उसकी सोच गलत है तो लोग उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। पारिवारिक तौर पे उतरने का मतलब सिर्फ एक है कि उसको पहचान कराने की जरूरत नहीं होती कि मैं उसका लड़का हूं, मैं उसका चलिए, बेटा हूं। आपने परिवार की बात की तो एक परिवार की बाइट सुनवाता हूँ आपको, एक स्टेटमेंट जरा देखिए, ये भी अच्छा परिवार है। हिसाब तो हम मांगेंगे इनसे। इन्होंने ये काम जो अब हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने करी है, नायब सिंह सैनी सरकार ने जो करी है, ये काम ये हुड्डा सरकार ने तो कभी करा नहीं। ये जो है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी ने जो ये खर्ची पर्ची की जो बात, जो ये शुरुआत करी, चाहे तबादलों की हुई, ये तो कांग्रेस के समय जो हुड्डा साहब की जो सरकार थी, उस समय तो सबको मालूम है कि पर्चियाँ ले लेके लोग हांटते थे। पता नहीं कितने लोग मेरे पास आते थे ये कहते हुए कि बहन जी जो है इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, हमारा लड़का नहीं लगा, इधर उधर के आते थे। और सारा जो है क्षेत्रवाद चला रखा था। हमारे भिवानी जिले को, दादरी जिले को, महेंद्रगढ़ जिले को तो ऐसा कर रखा था जैसे ये पाकिस्तान है। सच्चाई है, कोई काम ही नहीं होने देता था, हर तरीके से सब कुछ अपने होता है। और वहाँ पर भी जो है हालात ऐसे थे कि सारे इसके अपने आदमी वो मिलाई खा रहे थे। ये किरण चौधरी जी हैं, हाँ। बंसीलाल परिवार से, और ये तब की बात कर रहे हैं ये अभी जब ताजा बात है, एकदम बात बीजेपी में आने के बाद की जी बात। एकदम आने के बाद है। इधर से आप गए, उधर से वो गई। नहीं वो हालांकि ठीक- मैंने कहा था कि जाने के पहले एक बार चौधरी साहब से बात नहीं जरूर कर वो लीजिएगा। मैं उसको जाने भी नहीं देता अगर मेरे से बात कर लेती तो, जी क्योंकि मैंने देखा ना नेक्स्ट एक मीटिंग में किरण चौधरी को तीसरे नंबर पे, मतलब फ्रंट रो की चेयर, फिर सेकंड रो की थर्ड रो पे, और अब मैं देख रहा था कि टिकट बांटने वाली कमेटी में नाम नहीं, और इलेक्शन मैनेजमेंट में नाम नहीं। और मैं खुद ये समझता हूँ, ये इसलिए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए। इंद्रजीत जी और मैं, इंद्रजीत जी मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर, वो मेरे से पहले बने थे 6 महीने पहले। तो गुड़गांव में एक मीटिंग हुई और मुझे कहा गया कि वीरेंद्र सिंह जी आपको मीटिंग में आना है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अब मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, तो मैंने स्टेज पे जाने के रास्ता तो मैंने कहा मेरा तो वही स्थान होगा। तो मैंने देखा कि इंद्रजीत वहाँ बैठे नहीं, तो पीछे मुड़ के देखा तो इंद्रजीत बैठे सामने वाली कुर्सी पे, तो मेरे को इशारा कर रहे थे यहीं आ जा, इधर आ जा। मैंने कहा क्यों? तो मैं चला गया। मैंने कहा ये कौन है? कहते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता। देखिए बात ये है कि हम कुछ भी हों, कांग्रेस में हमने काम किया है, हजारों साथी हमारे साथ थे, इंद्रजीत के साथ भी थे। जो लीडरशिप है, लीडरशिप ये नहीं होती कि आप यू कीप ए लीडर एंड दैट टू इज ओनली लीडर, देयर शुड नॉट बी एनी अदर लीडर। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो फैसले करती है, अब मैं ये तो नहीं कहता कि उनके फैसले उनके अपनी सोच का आधार है, लेकिन सोच का आधार क्या कि भजन लाल शर्मा और नायब सैनी, ये चॉइस हैं। आप समझो राजनीति को, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ तो राजनीति से ऊपर उठ के सोचो। ठीक। इसमें एक सवाल मेरा था, लेकिन
कांग्रेस से गए हुए लोग जैसे माणिक साहा हो या हेमंत बिश्व शर्मा हो, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है पार्टी ने, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो अगर बीजेपी को ऐसा दिखता है तो लोगों को वो उस पोजीशन तक पहुंचा भी रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री की, और त्रिपुरा के दोनों, हाँ, त्रिपुरा के भी माणिक साहा भी, और वो भी कांग्रेस में ही थे। त्रिपुरा तो आप ठीक है, छोटी स्टेट है, वहाँ चल सकता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से गए, कांग्रेस से जाने के बाद भी आपका एक स्टेटस है जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आप अगर भद्दे हो जाओगे तो उनको अच्छे लगोगे। मैं एक इंडियन एक्सप्रेस में 1 पेज का अड्डा नाम से आता था, शायद अब भी आता हो, तो मेरे को उसमें बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह, और भी बहुत सी बातें थी, वीरेंद्र सिंह आप हाउ डू यू थिंक दैट द पार्टी, कांग्रेस पार्टी शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन इंडियन, कांग्रेस मुक्त या कुछ ऐसा बोलते थे वो। तो मैंने कहा नहीं, कांग्रेस छोड़ के आया हुआ आदमी, मोदी जी का कैबिनेट मिनिस्टर, ऑन रिकॉर्ड है ये। मैंने कहा नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। कांग्रेस मजबूत रहेगी तो डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी, एक विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। और मैंने कहा अगर कांग्रेस मजबूत नहीं रहेगी तो लेट देयर बी अनदर पार्टी विच शुड बी strong enough to see that here is a opposition party which can be the replacement of the government. ठीक है, अगला सवाल खुशबू कर। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है। 35 दिन पहले, पिछले की अगर बात करें तो पिछले चुनाव जिस तरह से घोषणा हुई थी जिसकी, उससे 35 दिन पहले ये घोषणा हो चुकी है और 20 दिन पहले वोटिंग जारी होगी। इसका कितना असर विधानसभा चुनाव पर, 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? प्रीपोन्ड होने का कोई असर होगा टाइम लिमिट को लेकर के? क्योंकि सब लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि अभी उनके पास 1 डेढ़ 2 महीने का वक्त है। वो तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल नेता को, और जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं उनको भी अपने टिकट मांगने के लिए ज़्यादा तेज़ गतिविधियां करनी पड़ेंगी। ये ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ, तैयारी तो उसी वक्त से थी, तो इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। बाकी ये ज़रूर है, आपने कहा कि घोषणाएं क्या 35 दिन पहले मतलब अनाउंस हो गया जल्दी पिछली बार की तुलना में। अच्छा, हाँ, उसमें है 3 हफ्ते का तो कम से कम फर्क पड़ा है। ठीक, अमन अगला सवाल करेंगे। नमस्कार सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से कैंपेन चला रही है। 15 सवालों का जवाब बीजेपी से मांगा गया है और साथ ही पलटवार करते हुए जो सीएम नायब सैनी हैं वो कांग्रेस से 10 साल का कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। और सर, जो 15 सवालों के जवाब मांगे गए उस दौरान तो आप भारतीय जनता पार्टी में ही थे, तो क्या इस दौरान वीरेंद्र सिंह जी खुद को इस सवाल का जवाब देने में असहज पाते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत सहज पाता हूँ। क्यों? जो जवाब मांग रहे हैं मैं उसका पक्षधर था। भारतीय जनता पार्टी में होते हुए किसान आंदोलन से जुड़ा मैं, इसलिए मैं ठीक मानता हूँ। लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ जो प्लेयर्स थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके साथ में जुड़ा, चंदा दे के आया और उनके वहाँ धरने पे गया, किसानों के धरने पे गया। तो जिन मुद्दों को मैं संजोए हुए हूँ मेरे पॉलिटिकल जीवन में, और भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी सहमति से उन मुद्दों से नहीं जुड़ी हुई, तो मैंने अपने विरोध प्रकट किया है। इसलिए ये सवाल जो किसी दूसरे से पूछोगे तो शायद उसको जवाब देना मुश्किल हो, मेरे लिए बड़ा आसान है। रक्षित अगला सवाल करें। आप अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं? क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अब सर, लोकसभा में थोड़ी मायूसी हो गई, सिटिंग एमपी थे, छोड़ के आए। अब आपके अध्यक्ष, आपके पार्टी के अध्यक्ष आए हुए थे, कह रहे थे जी 100% मेरिट पे मिलेगा। एक सर्वे
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करवा रही है, दूसरा सर्वे एक एआईसीसी करवा रही है। कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, मेरिट पे मिलेगा। जो जीतने वाला, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा। देखिए, इसको आप ऐसे क्लासिफाई करें, जो मेरी सोच का हिस्सा है, कि 90 सीटें हैं। एक सर्वे हो कि कांग्रेस की 90 में से स्ट्रॉन्ग बेस्ट सीट कौन सी हैं, मजबूत कौन सी हैं। अगर फिगर आती है कि जी 50 सीटें तो कांग्रेस की बहुत मजबूत हैं और 40 आती हैं कि यहाँ संघर्ष होगा, तो मेरा अपना ये मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जिसको आप क्या बोले सर्वे अगर मैं कराऊंगा तो जो टीम जाएगी उनको पता है ये वीरेंद्र सिंह की टीम है, वीरेंद्र सिंह नाराज नहीं होना चाहिए। 19-21 तो आप कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकते। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं सर्वे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 का करवाया था, सीटें आई 240। माफ करना, मेरा अपना ये मानना कि 50 सीटों पे कांग्रेस शुड मेक एफर्ट्स टू फाइंड आउट द बेस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। 50 तो वो हैं जो फिक्स हैं कि इनको दे दिया जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा 50 के वो 60 भी हो सकते हैं, 50 के 70 40 भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है वो। हाँ। वहां आपको ए डिफरेंट अप्रोच इज टू बी अडॉप्टेड, ये नहीं है। और आपने एक जिक्र किया कि सर्वे अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह करवाएं तो जो सर्वे करने वाला है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को क्यों नाराज करना चाहेगा। हाँ। 19 को 21 कर देगा। तो दिस अप्लाई, ये जो थ्योरी है ये तो सब पे अप्लाई होता होगा। नहीं, सब पे- हरियाणा कांग्रेस पे भी अप्लाई होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक सर्वे पहला ये हो कि बेस्ट सीट कौन सी है जो कांग्रेस जीतते ही की स्थिति में है, पूरे तौर पे मजबूत है। और सेकंड सर्वे ये हो कि हम जो सीटें हमारे को लगते हैं कंटेस्ट में हैं, वहां बेस्ट कैंडिडेट कौन है। ये एक फॉर्मूला जो है, उससे आप दोनों चीजों को ये मतलब 100% सर्वे पे आपको लगता है कि उस थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए। 100% सर्वे तो आप करा लो। हाँ। आप अपनी लिस्ट दे दो। हाँ। और आप ये कहो भाई कैंडिडेट बताओ, तो आपके साथ जो बैठे लोग हैं ना, पहले वो उनसे कहेंगे यार इनसे पूछ तो लो कौन से किस कॉन्स्टिट्यूंसी में फिट आदमी है। जरा उचाना पे आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार अंजलि एक सवाल करना चाहती हैं। जल्दी से कीजिएगा, सवाल छोटा, समय मेरा कम है। सवाल यहाँ पर यही है कि कुछ शब्द हरियाणा कांग्रेस से ऐसे संज्ञा जो है वो दे दी गई है, चाहे परिवारवाद हो, क्षेत्रवाद हो। अब बीजेपी ये कह रही है कि बापू बेटी की पार्टी जो है वो बनकर रह गई है कांग्रेस। सर, आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे। मेरा जिक्र जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। हालांकि एक बाबू के बेटा बाप आप भी हैं, भरे पड़े हैं बाबू बेटा ये शुक्र- जिसपे आप बहुत आपने हालांकि इस पे जवाब दिया है परिवारवाद पे। आप ये शुक्र मनाओ कि हम एक एक बेटे के बाप हैं। 2 वाले का खामियाजा आपने भुगत ही लिया है उचाना में जी। तो क्या कहा आपने? परिवारवाद की संज्ञा बीजेपी दे रही है, बापू बेटा। देखिए, बात ये है, हालांकि इस पे आपने बहुत कुछ कह दिया है जी। काफी इसमें आप ये भी देखो कि दीपेंद्र हुड्डा को एक काम सौंपा पार्टी ने, वो कर रहा है, और ऑफ कोर्स ही इज एमपी फॉर द 5th टाइम। तो अगर कोई ऐसा बाप हो जो अपने बेटे को 5 बार कामयाब कर सके, तो उसकी भी परेशानी पार्टी के अंदर के नेताओं को ज्यादा हो जाती है फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देखो, आप जो मेरे से कहलवाना चाहती हो ना, वो तो मैं बोलता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी ना किसी कारण से कांग्रेस में कद में, जैसे आपने भी कहा कि मुख्य रूप से नंबर 1 पे हैं वो, और नंबर 1 हैं तो हैं। आप वाई डू, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर नहीं। मैं एक्सेप्ट क्यों करूं और मैं रिजेक्ट क्यों करूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सही बात है कि उनका जो कांग्रेस में एक स्थान है, वो CLP लीडर भी हैं, और
3 बार देवीलाल जी को हराया भी है और खुद अब CLP लीडर के साथ साथ उनका बेटा भी अभी जीता है चुनाव। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए ये कहना कि जी इनको मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, वो है और उनको ये बात हरियाणा में सूट भी करती है। आपने बेटे की बात की तो एक बेटे पोते से मुलाकात ही करवा देते हैं। कराओ कराओ। तो एक चीज कह सकता हूँ ईमानदारी से, 1200 करोड़ से ज्यादा उचाना के विकास के लिए लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बता दें उनके 40 साल के जीवन में उनने कितने लगाए। आज प्रगति उन्नति की बात करें, गोगड़िया में बैठे 30 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य यहाँ कंप्लीट, 10 करोड़ का पेयजल की योजना का प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर है, 4.5 करोड़ का स्कूल का नवीकरण यहाँ मंजूर है। मैं तो गिनवा सकता। वीरेंद्र सिंह जी क्यों बौखला जाते हैं? वो तो ये नहीं गिनवा सकते कि उनकी वाइफ MLA रही, वो मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे, वो 10 चीज तो गिनवाए उठाना को जो दी। हमने तो विकास करवाया है। इनके पिताजी 2 भाई, इनके दादाजी भी 2 भाई यानी कि देवीलाल जी। वो जो आप कह रहे थे ना कि शुक्र है कि एक ही बेटा है, तो ये भी 2 भाई हैं। इसीलिए तो ये नौबत आई कि पार्टी अलग अलग हो गई। और ये भी ठीक है कि जब अलग अलग होते हैं तो अब इनको जिस पार्टी से अलग हुए हैं उनका फिक्र नहीं है, अब वीरेंद्र सिंह से फिक्र है इनको। मैं ये कहता हूँ कि मैं इनको 100 अपने काम मेरी वाइफ के हों या मेरे हों बताऊंगा, ये 5 भी बता देना उनके मुकाबले में तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। क्या बात करते हैं 1100 करोड़ 1200 करोड़ इतने प्रोजेक्ट मंजूर हुए। अरे भले आदमी, प्रोजेक्ट मंजूर तो 5000 करोड़ के करा लो, जमीन पे कौन सा आया है ये बता दो। एक भी चीज जमीन पे आई हो, बल्कि जमीन पे जो हम लाना चाहते थे उनको रोक के रखा है इन्होंने। तो और जो रोक के रखा उनकी भी लिस्ट दे सकता हूं मैं। इनके शासनकाल में 4.5 साल जो भी हुआ है वो प्रभु किसी पार्टी को ये नौबत ना आए कि ऐसे ऐसे 10 MLOं को लेके, पहले तो 10 MLOं की जुबान बंद करी इन्होंने कि 12 महकमे लेके खुद बैठ गए 2 साल तक, तो खुद फिर एक मिनिस्टर बना दिया, एक महकमा उसको दे दिया, फिर एक छोटा मिनिस्टर बना दिया उसको दे दिया। यानी पॉलिटिकल लूट। एक होता पैसे की लूट, पैसे के लूट से ज़्यादा पॉलिटिकल लूट जो इन्होंने की है उससे हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करते। और ये अब चुनाव लड़ें, मैं ये कहता हूँ वैसे लड़ेंगे नहीं है। अगर उचाना से ये चुनाव लड़ें तो लोग ही हिसाब दे देंगे कि वीरेंद्र सिंह ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। उचाना सुना है कि इस बार जो हमारा जो एंटीने में जो कैच होते हैं ना वाइब्स, सुना है कि इस बार हॉटेस्ट होने जा रहा है। अभय चौटाला भी उचाना की तरफ हो सकता है कदम बढ़ाएं। दुष्यंत कह रहे हैं कि आप लिखवा के ले लीजिए, मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। आप तो चौधरी साहब से पूछ लीजिए कि वो उचाना से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या कहीं और से लड़ें या ना लड़ें। तो ये उचाना जो है एपिक सेंटर हो गया, मतलब भूकंप आता है तो उसका एक एपिक सेंटर वो उचाना हो गया। और इस बार 2024 में लग रहा है सारे सूरमा जो हैं उचाना की तरफ रुख कर रहे हैं। शशि रंजन जी बिल्कुल सही है। आप एक बात मेरी भी सुन लो कि एपिक सेंटर बनाया किसने है? मैंने बनाया है। पॉलिटिकल मेरी जो सोच का हिस्सा है कि आज कोई चीफ मिनिस्टर बनने की चाह रखता है तो भाई उचाना से लड़ो, वरना तो 89 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ क्यों नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई हैव क्रेडिट टू दिस कि मैंने उचाना, क्योंकि वहाँ एक प्रथा थी हमारे जिसको बांगर की धरती बोलते हैं कि ये MLA किसके साथ, कि ये पंडित भगवत दयाल के साथ, ये MLA किसके साथ, ये देवीलाल जी के साथ, ये किसके साथ, ये बंसीलाल जी के साथ। मैंने उस प्रथा को तोड़ा और उसमें शमशेर सिंह सुरजेवाला जी भी मेरे साथ
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम दो लोगों ने वी क्रिएटेड ए सिचुएशन that there are leaders in Bangar's land and you follow them. They are not going to follow you and we created that. अब ये अलग बात है किस्मत की कि चीफ मिनिस्टर कोई बन गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हम भी हैं। तो उचाना से अगर टिकट है, हाँ, मिलते मिलते वो पॉलिटिक्स में कहते हैं देयर इज ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन कप एंड लिप। तो पिछली बार अभी 2024 में 2-4 महीने पहले भी मिलते रह गया। तो इस बार हो गई है बातचीत कि भाई इस बार लोकसभा वाली कहानी मत दोहरा देना। मेरा इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं रहा और मैं भारतीय जनता पार्टी में भी गया था, तब भी मेरे को ये कह रहे थे कि आपकी कोई शर्त। मैंने कहा वीरेंद्र सिंह कोई शर्त नहीं रखता, वीरेंद्र सिंह में कोई दम लगे तो उसके लिए जो भी आप उचित समझें ठीक है, और नहीं दम लगे तो छोड़ देना। मैं आज भी यही बोल के जा रहा हूँ कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ में अगर ये लगता है कि पॉलिटिकली वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया। मैं 7 राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, 7 राज्यों की टिकटों का वितरण किया है, 4 चीफ मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हुए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और कांग्रेस भी और कांग्रेस की लीडरशिप भी, श्रीमती सोनिया गांधी भी ये जानती हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना विश्वास पात्र मैं श्रीमती सोनिया गांधी के समय में रहा हूँ और इससे पहले राजीव जी के साथ, मुझे ये नहीं बोलना कि जी टिकट मिलेगी, दोगे नहीं दोगे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। तो मैं बीजेपी वालों को क्यों ये लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को जिन उम्मीदों के साथ पार्टी में लिया था, उस परिवार में शामिल किया था, बीरेंद्र सिंह जी बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाए उस लिहाज से पॉलिटिकली, पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने में या पार्टी के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हो। आप बीच में मत बोलो। अब आप ये, मैंने अभी बताया, अरे बीरेंद्र सिंह को जिसको कह रहा था कि हमें इससे बहुत उम्मीद थी, हम जाते हैं स्टेज की तरफ, कहते हैं यहाँ बैठो, फिर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये भी एक कारण है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी को कहा, मैंने कहा साहब हम लीडर हैं, हम आपके साधारण कार्यकर्ता नहीं, और लीडर भी हैं और फिर बोलने वाले हैं। अगर आप गलत कहोगे तो गलत को गलत बोलने का भी हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं ये। तो इसलिए, और दूसरी बात ये भी है, हरियाणा की जनता को आप किसी को कुछ बना दो, सेंटर में अब नहीं है, इंद्रजीत भी हैं, कृष्ण लाल वो भी हैं, हरियाणा के लोग और खासकर हमारी बिरादरी के लोग तो ये कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर बनाओ तो सब, नहीं तो हम तुम्हारी पार्टी का कुछ नहीं। ये सत्यता है, इससे मैं भाग नहीं रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और मैं 4.5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा मोदी जी के साथ, और मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ निर्णय ऐसे थे जो मुझे लगे, आई शुड नॉट शेयर विद यू, मैं कैबिनेट के निर्णय नहीं बताता, लेकिन कुछ निर्णय जो डिपार्टमेंटली या पोर्टफोलियोज के बारे में होते हैं कि अगर उन निर्णयों में मिनिस्टर को आज़ादी ना हो, ये सिद्धांतिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ऑफिस ऐसा है इस देश में, वो है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, सीएमओ। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, सारे देश की, कि चीफ मिनिस्टर अगर बदली, किसी चपड़ासी की बदली, किसी चौकीदार की बदली, किसी मिनिस्टर के दूसरे के पास वो महकमा हो और बदली के लिए वो फाइल चीफ मिनिस्टर के पास जाए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। और इसका उलट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी का मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आया कि
भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है जिसके तहत वो चल रहे हैं कि डिसीजन शुड बी फ्रॉम पीएमओ ऑफिस। पीएमओ ऑफिस का मतलब ये एकदम फिर तो कोई बात लगती नहीं। तो इसलिए आप ये मत सोचो कितने मिनिस्टर भेजे थे बाहर चुनाव लड़ने, और कितने पिछली बार 2019 में मनोहर लाल जी की सरकार में कितने मिनिस्टर थे, 2 ही जीत के आए थे, बाकी छुट्टी। अब की बार देखना कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये मेहमान बन के आए तो हम इनकी खूब सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बेबाकी के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मेहमान थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। एपिसोड जाहिर है कि जब चौधरी साहब हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं चौधरी साहब की जिन पे गौर करनी चाहिए। बीजेपी के कई लोग ये कहते हैं कि चौधरी साहब को लेने का बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। चौधरी साहब ने आज उसका बहुत सलीके से जवाब भी दे दिया कि अगर नीचे बैठाओगे तो फ़ायदा कहाँ से पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।